जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो चल रही है हम लोगों का, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश राज की सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। भारत पर ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा रहा, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसमें ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बार बार पूछे गए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यूपी ट्रिपल एस सी पेट को ध्यान में रखते हुए स्पेशली क्लास को डिज़ाइन किया गया है। अगर अब तक बेटा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए मित्रों, हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत में रेल नेटवर्क के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में जो रेल का नेटवर्क बिछाया गया था 1853 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या भारतीयों को सुविधा देना था, या फिर व्यापार को बढ़ावा देना था, या सैन्य एवं औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना था, या फिर रोजगार उत्पन्न करना था। तो मित्रों, जो अंग्रेज़ सरकार ने किया था उसने भारतीयों को सुविधा देने के लिए नहीं किया था, ना ही बहुत ज़्यादा विशेष था उसके लिए, व्यापार को बढ़ावा ही उसने जो किया था वो सैन्य और औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ अर्थात मजबूत करने के लिए ये चीज़ किया था। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा भू राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो भू राजस्व नीति बनाया था 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या किसानों की मदद करना था, या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाना था, या अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करना था, या फिर ज़मींदारों को सशक्त करना था। तो बेटा वो यहाँ पर ज़मींदारों को मजबूत बनाने थोड़े ही आए थे। उनका तो एक ही प्रयास था कि अधिक से अधिक मतलब जितना भी हो सके उतना ज़्यादा राजस्व को एकत्रित कर लिया जाए, अर्थात राजस्व इकट्ठा किया जाए, धन इकट्ठा किया जाए। तो इसलिए उन्होंने राजस्व नीति बनाई थी। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था। क्या लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लागू हुआ था, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड रिपन। तो बेटा जो अस्थाई बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में उत्तर देते रहें, आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। तो भारत में 3 प्रणाली थी, एक तो अस्थाई बंदोबस्त था, एक रैयतवाड़ी था और एक कौन था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये मद्रास में बंगाल में लागू हुआ था, या फिर मद्रास में, या फिर पंजाब में, या फिर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर लागू हुआ था मित्रों। तो ये लागू हुआ था आपका मद्रास में। रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान देसी कुटीर उद्योगों का ह्रास किस कारण हुआ। ह्रास मतलब पतन। तो देसी और कुटीर उद्योग जो थे इनका पतन किस कारण से हुआ। क्या कृषि की विफलता के कारण, या पश्चिमी शिक्षा के आगमन के कारण हुआ, या ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं की सस्ती उपलब्धता के कारण हुआ, या फिर कारीगरों का पलायन हुआ। तो भैया कृषि की विफलता तो था नहीं, पश्चिमी शिक्षा के आगमन से भी यहाँ पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के द्वारा जो मशीनों से बनाई हुई वस्तुएं थीं वो सस्ती दामों पर उपलब्ध थीं। सपोज़ कीजिए कि आप एक शर्ट का कपड़ा लेने जा रहे हैं, वही शर्ट का कपड़ा आपको मशीनों से जो निर्मित है टेरिकाट या पॉलिस्टर या फिर और जो कृत्रिम रेशे से बने हुए आते हैं तो वो सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन वही शर्ट जब आप खादी भंडार में ख़रीदने जाते हैं तो आपको महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की है। ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना किसने किया है, किस व्यक्ति ने उसकी निंदा किया है। क्या दादा भाई नौरोजी थे, या गांधी जी थे, या तिलक थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो बेटा इसमें दादा भाई नौरोजी जी थे,
इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित थी। ड्रेन थ्योरी क्या भूमि सुधार से था, या फिर शैक्षणिक नीति से थी, या फिर भारत से ब्रिटेन को धन के स्थानांतरण से था, या फिर कर व्यवस्था से था। तो बेटा इसमें जैसे भारत में जो धन था इसको ब्रिटेन में स्थानांतरण किया जा रहा था, उसी बात पर इन्होंने निंदा किया था और उसी बात के लिए ये थ्योरी भी दी गई थी। तो ये आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का असली स्वरूप लूट का है। ये कथन किसका है, मतलब ये किसने कहा है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसका असली स्वरूप लूटपाट करने का है। किसने कहा है? क्या बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा है, या फिर दादा भाई नौरोजी ने कहा है, या गांधी जी ने कहा है? तो बेटा ये भी दादा भाई नौरोजी जी ने ही कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का असली स्वरूप लूट का है। ये उन्होंने ही उसकी आलोचना किया है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया। भैया कैसे प्रभावित किया, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई उसमें? क्या उपज में वृद्धि हुई, या फिर व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला, या किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर गई, या सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी? तो बेटा जो ब्रिटिश थे उनका मुख्य उद्देश्य था व्यवसाय करना, इसलिए उन्होंने क्या किया कि व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली उन्होंने लागू किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या भारतीयों को शिक्षित बनाना था, या फिर भारतीय कृषि का प्रचार करना था, संस्कृति का, या प्रशासनिक कार्यों के लिए सस्ते क्लर्क तैयार करना था, या वैज्ञानिक चेतना फैलाना था? तो जैसे कोई भी जब अंग्रेज़ का जो कोई भी इंग्लैंड से आता था तो वो ज़्यादा पैसे मांगता था, उसको ज़्यादा पेमेंट करने होते थे। लेकिन जब भारत में यहाँ पर आधुनिक शिक्षा से लैस व्यक्ति उन्हें मिलता तो उनके लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए सस्ते क्लर्क मिल जाते, तो सस्ते क्लर्क तैयार करना था, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 से पहले बेटा अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए मित्रों। और देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण क्या था। गरीबी क्यों बढ़ी? क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी थी, या कृषि में तकनीकी प्रगति की कमी के कारण बढ़ा था, या ब्रिटिशों द्वारा भारत से संसाधनों की लूट के कारण बढ़ा था, या फिर औद्योगिकीकरण के द्वारा बढ़ा था? तो किसके द्वारा बढ़ा था बेटा? तो ये बढ़ा था ब्रिटिशों द्वारा भारत से संसाधनों की लूट के द्वारा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। और 12 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय कारीगरों का ह्रास किस कारण हुआ? ह्रास मतलब पतन, अर्थात भारतीय कारीगरों की बुरी स्थिति किस कारण से होती गई? क्या कृषि में वृद्धि के कारण हुआ है, या अंग्रेजी शिक्षा के कारण, या मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के कारण, या फिर विदेशी निवेश के कारण? किस कारण से हुआ बेटा? तो भारतीय कारीगरों का, जैसे जब मशीन निर्मित वस्तुओं से उनकी प्रतिस्पर्धा होने लगी तो भाई मशीन से जो बनी हुई वस्तुएं हैं उसमें ज़्यादातर साफ़ सफाई रहती थी, वो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन कारीगर हाथ से बनाते थे तो वो मशीन के जितना कुशलता उसमें नहीं दिखा पाते थे और ना ही उतनी सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करा पाते थे। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्न में से कौन सी ब्रिटिश कर व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी? मतलब जो कर व्यवस्था था, टैक्स व्यवस्था थी, इसमें कौन सा नहीं था? क्या अस्थाई बंदोबस्त नहीं था, या रैयतवाड़ी प्रणाली नहीं थी, या महालवाड़ी प्रणाली नहीं था, या मुनरो प्रणाली नहीं था? कौन सा नहीं था बेटा? कमेंट सेक्शन में आप लोग भी उत्तर को बताते रहे। तो इसमें जो मुनरो प्रणाली थी, मुनरो प्रणाली टैक्स की व्यवस्था नहीं है। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि की दशा कैसी थी? क्या निरंतर सुधार होता रहा है, या किसानों को राहत दी गई है, या कृषि संकट और अकाल की स्थिति बनी रही है, या फिर कृषि निर्यात आधारित हो गई? मतलब कृषि की दशा कैसी थी? तो अगर इसमें हम लोग देखें बाबू, तो
इसमें क्या हुआ है सबसे ज़्यादा? कृषि संकट और अकाल की स्थिति बनी रही है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि अंग्रेजों के किस निर्णय से भारत में औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ, मतलब रुक गया? कौन सा निर्णय उन्होंने ऐसा लिया था कि भारत में औद्योगिक विकास बाधित हो गया था? क्या रेल मार्ग का विकास हुआ था, या विदेशों से सस्ती वस्तुओं का आयात हुआ था, या फिर शैक्षणिक सुधार हुआ था, या फिर आपका आधुनिक बैंकिंग प्रणाली था? तो विदेशों से जब सस्ती वस्तुओं का आयात होने लगा तो यहाँ पर जो वस्तु बनती थी वो महंगी पड़ जाती थी, इसलिए लोग उसे कम पसंद करते थे। और क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे करके औद्योगिक विकास अवरुद्ध होता गया, रुकता गया। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेलवे का मुख्य उद्देश्य कौन था? भारतीय जनता की सुविधा थी, या भारत में पर्यटन का विकास था, या फिर सैन्य और वाणिज्यिक से उद्देश्यों की पूर्ति थी, या कृषि का विकास था? तो यहाँ पर भारतीय जनता की सुविधा के लिए नहीं किया गया था, ना ही पर्यटन विकास था। ये क्या था? सैन्य और वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति होने के लिए किया गया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त क्या लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, या लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड मिंटो ने? तो बेटा अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल क्षेत्र में लागू किया था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में जमींदारी प्रथा का मुख्य प्रभाव क्या था? कौन सा मुख्य प्रभाव था जमींदारी प्रथा में? क्या किसानों का सशक्तिकरण था, या फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि था, या किसानों का शोषण था, या भूमिहीनता का अंत था? तो यहाँ पर किस लिए इन्होंने किया था, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। देखिए, किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार का ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था, ना ही कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहती थी, और ना भूमिहीनता का अंत करना ही उनका कोई उद्देश्य था। वो क्या करना चाहते थे? किसानों को शोषण करना चाहते थे, इसीलिए जमींदारी प्रथा का उन्होंने प्रचलन किया था। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश कालीन कानून भारतीयों के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? कौन सा ऐसा कानून था जो भारतीयों के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है बेटा? क्या भारतीय परिषद अधिनियम है, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, या सीमा शुल्क नीति है, या इनकम टैक्स अधिनियम है? तो यहाँ पर जो सीमा शुल्क नीति थी, ये क्या था? ये सबसे ज़्यादा प्रभावित डाला किया है भारतीयों को उनके उद्योगों पर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? एक महत्वपूर्ण प्रभाव कौन सा था ब्रिटिश औद्योगिक नीति का? क्या स्वदेशी उद्योगों का विकास करवाना था, या फिर पश्चिमी शिक्षा का विस्तार था, या भारत का कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता में रूपांतरण था, या फिर कृषि का आधुनिकीकरण था? तो भारत को उन्होंने क्या किया था बेटा? एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में उन्होंने उसे रूपांतरित कर दिया था। अर्थात यहाँ से कच्चे माल लेकर के जाते थे और इंग्लैंड में अपने वो बढ़िया बढ़िया बना करके वस्तुएं फिर वहीं से यहाँ पर बेचने के लिए चले जाते थे। तो इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, अब तक अगर मित्रों आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं कि भारत में ब्रिटिशों ने चाय और कपास की खेती को क्यों बढ़ावा दिया था। चाय और कपास की खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या था? क्या घरेलू उपयोग के लिए कहा था, या फिर निर्यात के लिए, या भारतीय किसानों के हित के लिए, या भारतीय उद्योगों के लिए? तो ये चीज़ बेटा निर्यात के लिए किया था, क्योंकि जो कपास की खेती होती थी, चाय की खेती होती थी, इससे जो उत्पादन होता था उसे यहाँ से बेच देते थे, विदेशों में उपलब्ध कराते थे। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है। और देखते हैं ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय व्यापारियों की स्थिति कैसी थी। जब ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन चल रहा था तो उस समय भारतीय जो व्यापारी थे उनकी क्या स्थिति थी? क्या अत्यधिक समृद्ध हो गए थे, या फिर स्वतंत्र थे, या फिर सीमित और शोषित थे, या राजकीय समर्थन प्राप्त थे? तो बेटा ये लोग सीमित और शोषित थे। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है भारतीय कृषि प्रणाली पर ब्रिटिश प्रभाव के कारण क्या हुआ?
भाई भारतीय कृषि प्रणाली जो थी उससे क्या हुआ, क्या बहुफसली कृषि का विकास हुआ, या नगदी फसलों पर निर्भरता आ गई, या सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ, या किसानों की आत्मनिर्भरता आ गई। तो किसानों की आत्मनिर्भरता नहीं आई है, ना ही सिंचाई व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है, और ना ही बहुफसली कृषि का विकास हुआ है। क्या हुआ है, नगदी फसलों पर निर्भरता ला करके इन लोगों ने उपलब्ध करा दी है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन ने किसके माध्यम से कृषि कर वसूला। क्या पंचायत के माध्यम से वसूला है, या क्षेत्रीय राजाओं के माध्यम से वसूला है, या जमींदार के माध्यम से वसूला है, या फिर ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से। तो बेटा ये किसके माध्यम से, ये जमींदारों के माध्यम से। ब्रिटिश सरकार स्वयं लोगों की नज़र में बुरा नहीं बन रही थी, वो ज़मींदारों पर दबाव बनाते थे, ज़मींदार टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल करके उन्हें दे देते थे, केवल कुछ हिस्सा अपने पास रखने को पाते थे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। तो कह रहा है रैयतवाड़ी प्रणाली किसने आरंभ की थी। क्या ये लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था, या फिर टॉमस मुनरो ने, या लॉर्ड मिंटो ने, या लॉर्ड रिपन ने। तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो थी बेटा ये किसने आरंभ किया था, ये टॉमस मुनरो ने किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन ने किस व्यवस्था के तहत किसानों से सीधे राजस्व वसूला था। ऐसी कौन सी व्यवस्था ब्रिटिश शासन ने बनाई थी जिसमें उसने किसानों से सीधे सीधे टैक्स वसूलना शुरू किया, अर्थात जमींदार को मीडिएटर के रूप में नहीं बनाया। क्या जमींदारी प्रथा थी, या रैयतवारी थी, या महालवारी था, या फिर पट्टेदारी था। तो जमींदारी में जमींदार लोग वसूल करके देते थे। महलवारी में क्या होता था, महल अर्थात पूरा एक ग्राम पंचायत जो होता था वो पूरा ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था वो वसूल करके देता था। पट्टेदारी में ये ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन रैयतवारी में क्या होता था, इसमें सरकार सीधे टैक्स वसूलती थी, अर्थात अंग्रेज सीधे किसान से ही टैक्स लेते थे। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था। जो हस्तशिल्प उद्योग था उसके पतन का प्रमुख कारण क्या हुआ है। क्या शिल्पियों की उदासीनता रही है, या तकनीकी पिछड़ापन रहा है, या ब्रिटिश वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा रही है, या श्रमिकों की कमी रही है। तो इसमें क्या हुआ मित्रों, इसमें हुआ है ब्रिटिश वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा, उनसे इनकी प्रतिस्पर्धा थी और उसमें ये धीरे धीरे पिछड़ते गए। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि ड्रेनेज थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था। ड्रेनेज थ्योरी क्या बाल गंगाधर तिलक ने, या महादेव गोविंद रानाडे, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, किसने किया है। तो ड्रेनेज थ्योरी जो थी ये धन का हस्तांतरण थ्योरी ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं। मतलब भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक थी, इसके लेखक कौन रहे हैं। क्या बी.डी. सावरकर हैं, या आर.सी. दत्त हैं, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, या फिर बिपिन चंद्र पाल हैं। तो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक बेटा कौन हैं, ये हैं आर.सी. दत्त जी। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि भारत से यूरोप को कच्चे माल की सबसे अधिक आपूर्ति किस क्षेत्र से होती थी। क्या बिहार से होता था, या मद्रास से होता था, या पंजाब क्षेत्र से, या फिर बंगाल क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इन्हें कच्चे माल की आपूर्ति होती थी। तो ये होता था मद्रास क्षेत्र से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट। बंगाल क्षेत्र से बेटा सबसे ज़्यादा होता था। कहाँ से, बंगाल क्षेत्र से, क्योंकि बंगाल क्षेत्र काफ़ी बड़ा था और उनको उस क्षेत्र में, जैसे असम जो है तो असम देख रहे हैं आपको, वहाँ से चाय उपलब्ध हो जाता है। बंगाल में आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कच्चे माल के रूप में इन्हें नील भी इन्हें बंगाल क्षेत्र में बिहार भी आता था। तो वो सब कुछ इन्हें डी से, यानी डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होता है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है ब्रिटिश शासन में भारत की आयात निर्यात नीति का स्वरूप कैसा था। अब इसमें कौन सा था बेटा, क्या संतुलित था, या स्वदेशी पर आधारित था, या ब्रिटिश हितों पर केंद्रित था, या कृषि प्रधान था। तो आयात और निर्यात की जो नीति बनाई गई थी ब्रिटिश शासन के दौरान वो ब्रिटिश हितों पर केंद्रित था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मित्रों अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहें। और चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32 पर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है
कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आयात वस्त्रों पर करों की स्थिति कैसी थी। जो आयात वस्त्र थे उन पर टैक्स कितने होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे या समान होते थे या नहीं लगते थे या फिर केवल सूती वस्त्रों पर होता था। टैक्स की व्यवस्था कैसी थी, जो ब्रिटिश शासन से आयात होते थे तो इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगते थे। जो ब्रिटिश शासन से यानी इंग्लैंड से जो आता था वस्त्र, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, ब्रिटिश शासन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ था। मतलब कौन से क्षेत्र में उसने सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश किया था। क्या भारी उद्योगों में, या कपड़ा उद्योग में, या रेलवे उद्योग में, या फिर हथकरघा उद्योग में। तो बेटा जो रेलवे उद्योग बनाया था ब्रिटिश शासन ने, इसमें उसने सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि अर्ध औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत की विशेषता क्या थी। अर्ध औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत की विशेषता क्या थी। क्या पूरी तरह स्वतंत्र शासन था, या ब्रिटिश सैन्य प्रभुत्व था, या आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण था, या फिर व्यापारिक उदारीकरण था। कौन सा था बेटा। तो यहाँ पर आर्थिक शोषण किया गया है और राजनीति को अपने नियंत्रण में रखा गया है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। क्या आर्थिक समृद्धि हुआ है 19वीं सदी में, या औद्योगिक क्रांति हुई है, या भारत बहुत ज़्यादा कर्ज और गरीबी में डूबा है, या फिर व्यापारिक स्वावलंबन हुआ है। तो बेटा इसमें भारत पर बहुत ज़्यादा कर्जे होते गए हैं और गरीबी भी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था। भाई क्यों उद्देश्य किया। क्या भारतीयों का बौद्धिक विकास करना चाहते थे, या फिर भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना चाहते थे, या ब्रिटिश नीतियों के समर्थन हेतु बाबुओं को तैयार करना चाहते थे, या समाज सुधार करना चाहते थे। तो बेटा ब्रिटिश नीतियाँ जो थी उनके समर्थन के लिए बाबुओं को अर्थात क्लर्क को तैयार करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने भारतीय शिक्षा नीति लेकर आए थे। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, हंटर आयोग का मुख्य कार्य क्या था। हंटर आयोग किस लिए आया था। क्या प्रेस सुधार के लिए था, या शिक्षा सुधार के लिए था, या फिर हंटर आयोग भूमि कर सुधार करने के लिए आया था, या पुलिस सुधार के लिए। तो बेटा जो हंटर आयोग आया था ये किस लिए आया था, ये शिक्षा सुधार के लिए आया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 कह रहा 1857 के बाद ब्रिटिशों ने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान क्यों दिया। मतलब 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद में ब्रिटिशों ने अर्थात अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर क्यों ध्यान दिया। क्या भारतीयों का जागरण करना चाहते थे, या धार्मिक सुधार करना चाहते थे, या प्रशासनिक सहयोगियों की आवश्यकता थी, या फिर तकनीकी विकास था। तो बेटा ये प्रशासनिक सहयोगियों की आवश्यकता हेतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देने लगे, अर्थात सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि ब्रिटिश शिक्षा नीति के दीर्घकालिक प्रभाव में कौन सा पक्ष प्रमुख था। कौन सा पक्ष ऐसा था जो प्रमुख था कि दीर्घकालिक प्रभाव रहे। क्या साक्षरता दर में भारी वृद्धि हुई, या आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ, या अंग्रेजी का उन्मूलन हुआ, या वैदिक शिक्षा का विस्तार किया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया था, तो इस वाले में बेटा देखें तो वैदिक शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि वैदिक शिक्षा को तो यहाँ पर डाउन किया गया ना। अंग्रेजी भाषा का भी उन्मूलन नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम चला था 1835 से, याद होना चाहिए मैकाले लेकर के आया था। साक्षरता दर में भारी वृद्धि से भी नहीं मतलब था, लेकिन आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार इसमें किया गया, साइंस वगैरह का। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा का एक प्रमुख प्रभाव क्या था। मतलब अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख प्रभाव में क्या धार्मिक कट्टरता थी, या वर्ग संघर्ष था, या राष्ट्रवाद का उदय था, या ग्राम स्वराज की स्थापना की गई थी। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रमुख प्रभाव था उससे क्या हुआ था, तो उससे मित्रों राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मतलब जब हमारी वैदिक शिक्षा को डाउन किया जाने लगा तो लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 और प्रश्न संख्या 41 से पहले मित्रों क्लास को आप लोगों ने अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहें, और देखते हैं आंसर आप लोग भी करते रहें। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा था। मतलब प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा बनाया गया था।
क्या मद्रास था या कलकत्ता या इलाहाबाद या फिर बनारस? तो इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जो एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी, क्या लॉर्ड कर्जन थे या थॉमस मुनरो या विलियम जोन्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव? तो बेटा जो विलियम जोन्स थे, इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित में से किसे द्वैध शासन कहा जाता है? द्वैध शासन किसे कहा गया? क्या कंपनी और नवाब की साझेदारी थी, या मुगल और मराठा सत्ता था, या अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, या राज्य और पंचायत था? तो द्वैध शासन मतलब कुछ मामले कंपनी देखती थी और कुछ मामले नवाब लोग देखते थे, इसलिए इसे ही द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि 19वीं सदी में भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता था? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता था? क्या इन्हें कस्टम टैक्स से मिलता था, या भूमि कर से, या आय कर से, या फिर व्यापार कर से? तो बेटा इन्हें जो सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता था अंग्रेजों को, वो मिलता था भूमि कर से। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारतीय कृषि व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? क्या खाद्य फसलों को बढ़ावा दे करके, या नकदी फसलों पर जोर दे करके, या सिंचाई प्रणाली का विस्तार करके, या फिर कृषि यंत्रों के वितरण से? कौन से कारण से इन्होंने कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया था? प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, तो इसमें नकदी फसलों पर जोर दे करके इन्होंने कृषि व्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में भारत के पारंपरिक उद्योग क्यों समाप्त हुए? जो भारत का पारंपरिक उद्योग था वो सभी क्यों समाप्त हुए? क्या स्थानीय समर्थन की कमी रही, या मशीन निर्मित वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा हुई, या तकनीकी अनभिज्ञता रही, या सरकार की नीति रही? तो बेटा इसमें मशीन निर्मित वस्तुओं से जो प्रतिस्पर्धा इनकी चली, वही इन्हें क्या किया? समाप्त करता गया। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि भारत में डाक और तार प्रणाली का विकास किसने किया था? क्या लॉर्ड डलहौजी ने किया था, या फिर लॉर्ड रिपन ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था, या लॉर्ड कैनिंग ने? तो ये डाक व्यवस्था और तार प्रणाली ये दोनों आई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि भारत का देसी उद्योग ब्रिटिश विनिर्मित वस्त्रों के कारण नष्ट हुआ। ये कथन किसका है? क्या दादा भाई नौरोजी का है, या फिर आरसी दत्ता का है, या यमजी रानाडे का है, या जवाहरलाल नेहरू का है? किसका है बेटा? तो ये आरसी दत्त का कथन है। किसका कथन है? आरसी दत्त का। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? प्राथमिक शिक्षा पर, या माध्यमिक शिक्षा पर, या स्त्री शिक्षा पर, या सभी पर? तो बेटा प्राथमिक, माध्यमिक और स्त्री शिक्षा सब पर इसने बल दिया है, इसलिए यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प यानी चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 कह रहा है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? केसरी अखबार की बात हो रही है। क्या लाला हरदयाल ने किया था, या मोहन सिंह ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने, या मदन मोहन मालवीय ने? तो बेटा केसरी और मराठा ये दो अखबार निकालते थे बाल गंगाधर तिलक जी। आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बेटा ये हम लोगों का 50 प्रश्नों का सीरीज रहा है। अगर आप लोग अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।